तो ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव के बारे में बताए थे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, इन सब चीजों के बारे में हम आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जा करके चैनल से सीक्वेंस में वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है। ठीक, आज फोकस या फोकस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र खींचने के नियम क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक और शानदार होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए, तो बगैर देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है। ठीक, तो फोकस या फोकस बिंदु क्या होगा? जो भी फोकस दूरी होगी, जहां पे उसका बिंदु होगा वही क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु। तो देखिए, अब अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु क्या होता है? तो अवतल दर्पण यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। देखो, मुख्य अक्ष उस दिन हम आप लोगों को चित्र में बना करके बताए थे। उस दिन हम आप लोगों को चित्र में बना के बताए थे ना कि ये मान लो, ध्यान से देखना आप लोग, कि यहाँ पे देखो, अब ये मान लो हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ पे हमारा ध्रुव P होता है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है। ठीक, C। उसके बाद अब मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो मुख्य अक्ष को यही बताया गया था, मुख्य अक्ष को यही बताए थे कि ये वाली जो बीच की रेखा दिखाई दे रही है ना, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C और ये ध्रुव P के बीच की जो रेखा दिखाई दे रही है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और इन्हीं के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो कह क्या रहा है कि जो है परिभाषा में हमारी इस क्या कह रहा है, फोकस बिंदु की परिभाषा में क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, यानी कि इस रेखा के समांतर, इस रेखा के एकदम सीध में। अब समांतर क्या होता है? तो समांतर को तो आप लोग मैथ के बारे में, मैथ से तो जानते होंगे, और नहीं जानते फिर भी हम बता दे रहे हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो कहीं पर भी एक दूसरे को कितना भी उनको आगे बढ़ा दिया जाए, वो जैसे कि देखो, अब ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अब अगर ऐसी ये दो रेखाएं हैं इस प्रकार की, ठीक, ऐसी दो रेखाएं हैं इस प्रकार की, या फिर आप इस स्केल को देख लीजिए, देख रहे हैं ना इस फिट को, इसको कितना भी बड़ी बना दिया जाए, इस फिट को कितना भी बड़ा बना दिया जाए, ये कहीं पर क्या ऐसे घूम करके ऐसे क्रॉस का निशान लगा देगा? नहीं लगाएगा ना। तो इस प्रकार से जो रेखाएं जाती हैं, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा। ठीक, तो वही बात कर रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर यानी इस रेखा के सीध में जाने वाली रेखा को, रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद जब वो घूमेगी तो ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है, इसको जहां पर भी काटेगी वही हमारा क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। देखो, तो यहां से टकराई, यहां से टकराने के बाद यहां पर काटी, यहीं पे हमारा क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। बात समझ में आई? हाँ, इसके बाद हम चित्र को भी बना के आप लोगों को दिखाए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए और उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। देखिए, परिभाषा में यही बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, इसका हम अब आप लोगों को चित्र दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब ये जो इन दोनों के बीच की जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। और ये जितनी भी रेखाएं गई हैं, देखो इसके एकदम सीध में गई हैं, एकदम सीध में गई हैं। और टकराने के बाद देखो, एक रेखा यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से काटती हुई गई, फिर दूसरी रेखा यहाँ से गई और यहाँ से टकराने के बाद काटते हुए यहाँ से गई। मतलब कि दोनों रेखाएं कहाँ पे काट रही हैं, एक ही बिंदु पे काट रही हैं। तो जहां पर भी जो है क्या होगा, ऐसी स्थिति आएगी, वहां पे जो है हमारा क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ठीक, इस देखो, इसमें यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। ठीक है, चित्र का नाम हमारे है अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु। अब हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु। तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस बिंदु होगा वो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है कि काटती है, जहां पे क्या होगा, काटती है, वहीं पे काटती हुई उसमें क्या होगा, प्रतीत होगा, क्योंकि भाई उसमें क्या है, आभासी है, उसमें वक्रता केंद्र पीछे बनता है दर्पण की। अभी हम दिखाने जा रहे हैं आप लोग। ठीक, उत्तल दर्पण के लिए देखिए फोकस बिंदु। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसका चित्र देख लीजिए। अब देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जस्ट उत्तल दर्पण जस्ट अवतल दर्पण का उल्टा होता है। जिसका जो है उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताए थे, और अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी कि जो इसका धंसा हुआ ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस पे कलई किया हुआ है, यही जब इसका चिकना पृष्ठ हो जाएगा तो इसको उत्तल दर्पण बोले, अवतल दर्पण बोलेंगे। और देखो, उत्तल दर्पण जस्ट उसी का उल्टा होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वो भरा हुआ होता है। जैसे देखो, इसका निकला हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, तो देखो अब इसके क्या है, मुख्य अक्ष, अब जो भी है ध्रुव के समांतर ही रेखा होगी। ठीक, तो इस देखो ध्रुव के समांतर जो रेखा आई है, यही देखो गई है ये किरण। अब ये किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु को काट रही है, वही हमारा क्या हो जा रहा है, फोकस बिंदु हो जा रहा है। बात समझ में? इस चित्र का नाम होगा, हमारे चित्र का नाम हमारे जो है उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु। समझ में आ गई बात? अब आगे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पणों के चित्र खींचने, इसके पहले फोकस दूरी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करें। पहले फोकस दूरी क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस कर ले, एक आध दो क्वेश्चन लगा ले इसके ऊपर, फिर तब हम लोग आगे बढ़ते हैं मस्ती से। चलिए देखिए, फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, इसको स्मॉल एफ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, इसको स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी का जो है हमारे क्या है, सूत्र क्या होता है, तो देखिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपान 2 होता है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होगी उसमें अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो यफ बराबर देखो,
अब फोकस दूरी को हम लोग किससे बताएं? फोकस को हम लोग एफ से बोले हैं, प्रदर्शित करते हैं। फोकस को हम बताए हैं कि हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फोकस को जब हम एफ से प्रदर्शित करते हैं तो एफ बराबर क्या होगा? और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं तो एफ बराबर आर बाई 2 हो जाएगा। या चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इधर भाग है, इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर 2f भी लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा इसके ऊपर। और देखिए ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ पे हमारा ध्रुव P है। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आई बात? अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं और आप लोगों को लगा करके हम क्वेश्चन को समझाने भी जा रहे हैं। देखिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है जो सामने हमारे पड़ा है। क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? हमारी 30 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? फोकस दूरी। और सिंपल सी बात है कि हम लोग सूत्र को क्या पढ़े हैं? हम लोग सूत्र को जो पढ़े हैं तो वो हमारा सूत्र क्या है? पहले तो जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है? देखिए दिया है क्या दिया है? आर से होती है हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, और यफ बराबर हमें नहीं पता है। यफ बराबर हमें क्या करना है? निकालना। ठीक, अब हम लोग सूत्र को तो पढ़ ही चुके हैं कि सूत्र से निकालते कैसे। अब सूत्र क्या है? तो सूत्र हमारा होता यही है ना, यफ बराबर आर बाई 2। सूत्र हमारा यही होता है। तो हम लोग इसी सूत्र पर रख करके निकाल लेते। देखो आगे क्या करेंगे। अब फार्मूला हमारा पता ही है हमें, तो हम लोग रख दे रहे हैं यफ बराबर आर का मान कितना है? 30 बटे 2। 2 एक कन्नम 2, 15 दूनी 30। यानी कि यफ बराबर हमें पता चल गया कितना है? यफ बराबर 15 सेंटीमीटर। समझ में आई बात की नहीं? फिर से देख लीजिए, जो जो चीज हमें दिया रहता पहले उसको तो हम लोग एक तरफ सीक्वेंस से लिख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ आर बराबर 30 सेंटीमीटर दिया था, उसको हम लोग लिख लिए। यफ बराबर नहीं पता था, यफ निकालना था तो उसको लिख दिए। अब हम फार्मूला तो पढ़ ही चुके हैं कि यफ बराबर आर बाई 2 होता है। जब यफ बराबर आर बाई 2 होता है तो उसी पे रख दिए, आर की जगह पे आर का मान। यफ बराबर आर की जगह पे आर का मान कितना दिया था? 30 दिया था, 30 रख दिए, बटे में 2 था, 2 कर दिए। उसके बाद अब 2 एक कन्नम 2, 15 दूनी 30। तो यह बराबर कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला यदि किसी गोलीय दर्पण की, यदि किसी गोलीय देखो 2 बार हो गया, इसको काटने एक बार। हाँ, दिया क्या है? यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात क्या है? लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है? यफ बराबर 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? आर। आर बराबर क्वेश्चन। अब फार्मूला क्या होता है हमारा? यफ बराबर आर बाई 2। ठीक, तो अगर आर बराबर निकालना चाहे तो आर बराबर अब 2 इधर भाग है, इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो आर बराबर 2f हो जाएगा, जो आप लोगों को हम ऊपर बता ही चुके हैं। ठीक, तो आर बराबर 2f हो जाएगा। तो मान रख दीजिए। ठीक, आगे मान रख दे रहे हैं हम लोग। अब आर
आर बराबर आर हमें नहीं पता है, तो आर बराबर, ठीक, अब 2 गुणे यफ का मान 25 है, 25, तो हमें पता चल गया आर बराबर कितना है, आर बराबर 25 दूना 50 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आई नहीं? एकदम जीरो लेवल से है, जिनको कुछ भी नहीं आता समझ लीजिए उनके हिसाब तक का है, बहुत ही जीरो नॉर्मली लेवल तक का है। ठीक, अब देखिए यहां तक हो गया। जहां भी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक, अब देखिए आगे, इसके बाद हम लोग आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, यही चीज बताने जा रहे हैं। बताए थे ना कि आप लोगों को बताएंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा चित्र खींचने के नियम या बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे थे, तो हम आप लोगों को उसके बारे में बताने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। ठीक, देखिए हेडिंग क्या है हमारी, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र खींचने के नियम। अब गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का चित्र खींचने के नियम, तो देखिए क्या नियम है। गोल प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं जो निम्नलिखित है। ठीक, अब देखते हैं हमारा नियम क्या है। पहला नियम हमारा है, जो किरणें परावर्तन से पहले मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वह परावर्तन के बाद वास्तव में फोकस से होकर के गुजरती हैं या अथवा फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो अगर दर्पण हमारा अवतल है तो फोकस से वास्तव में गुजरती हुई हमें दिखाई देंगी, और अगर दर्पण उत्तल है तो वो फोकस से गुजरती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। समझ में आई बात? ये फोकस के बारे में जब फोकस का पढ़ा रहे थे, फोकस सेटिंग, तो उसमें बताए ही हैं, आप पहले ही बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसका चित्र दिखा दें आप लोगों को। अब देखिए चित्र में देखिए ये अवतल दर्पण है, ये रेखा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, और टकराने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे फोकस था, फोकस से होकर के गुजरी है कि नहीं। और उसी तरीके से देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी ये रेखा मुख्य अक्ष के क्या हुई है, समांतर आई है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर हो जाएगी रेखा। और उसके बाद परावर्तन के बाद देखो टकराई है तो यहाँ से परावर्तित हो गई है, लेकिन आगे बढ़ाने पे उत्तल दर्पण में हमें पता चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से होकर के ही जा रही है। ठीक, तो ऐसी जो है ऐसी किरण को क्या कहेंगे हम लोग। इस तरीके से हमारे जो है गोलीय दर्पण में जो है बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र खींचने के यही हमारे कुछ नियम है। समझ में आई बात? चलिए ठीक, पहला नियम हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए पहला नियम हमारा क्या है। हमारा पहला नियम क्या है, तो पहला नियम हमारा यही है, जो किरणें परावर्तन से पहले मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वह परावर्तन के बाद वास्तव में फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ठीक, देखिए अब दूसरा नियम हमारा क्या है, जो किरणें परावर्तन से पहले फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। ठीक, जो किरणें परावर्तन से पहले फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। दर्पण अगर हमारा अवतल है तो गुजरती हुई दिखाई देंगी हमें, अब अगर अवतल है तो गुजरती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। समझ में आई बात? देखिए चित्र इसका। ठीक, ये देखिए हमारा अवतल दर्पण है। इस समय देखिए गुजरती हुई हमें क्या दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है, दिखाई भी दे रही है कि गुजर रही है फोकस से। अतः परावर्तन के बाद क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें देखो गुजरती हुई हमें क्या दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है, बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रही है, मतलब कि क्या हो रही है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। समझ में आई बात? दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल है। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम को भी देख लीजिए। ठीक, देखिए तीसरा नियम, जो किरणें परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह परावर्तन के बाद ठीक उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखो जो किरणें क्या होगी, परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी ना, वह टकराने के बाद सीधे उसी दिशा में निकल जाएंगी। उसी दिशा में टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या होगा, सीधा लौट जाएगी। ठीक, तो देखो ये हमारा अवतल दर्पण है,
ये हमारा उत्तल दर्पण है। इस दर्पण में देखो हमें दिखाई दे रही है कि वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही है। इस दर्पण में देखो हल्का हल्का दिखाई दे रही है, यानी कि प्रतीत हो रही है कि वक्रता केंद्र से होकर के क्या हो रही है, जा रही है। समझ में आई बात। अब इसका चौथा और आखिरी नियम देख लीजिए, इसके बाद बताएंगे कि कल के टॉपिक में आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो क्या है कि जो किरणें दर्पण के ध्रुव से टकराती हैं तो वह परावर्तन के नियम के अनुसार मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हुई क्या होती हैं, परावर्तित होती है। परावर्तन का नियम भी पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या होता है परावर्तन का नियम। तो जो किरणें दर्पण के ध्रुव से टकराएंगी वह परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष से क्या करेंगी, समान कोण बनाती हुई निकल जाएंगी। ठीक है, देख लीजिए इसका चित्र क्या है, इसका चित्र भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब इसका चित्र क्या है देखिए, ये इसका चित्र है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे ये किरण परावर्तित हो रही है और समान अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से निकल जा रही है, आपतित हो रही है, यहाँ से निकल जा रही है, यानी कि परावर्तित हो जा रही है। ठीक, जस्ट देखो वही चीज है ये उत्तल दर्पण पे भी है। ठीक, ये कोण आई है, ये कोण हमारा आर है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। बात समझ में आ गई। अब कल के टॉपिक में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र खींचने के नियम। ठीक, सॉरी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र खींचने के नियम। तो अवतल दर्पण द्वारा कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, उनके चित्र कैसे खींचते हैं, इसके बारे में आप लोगों को हम कल बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। और कल का हमारा केवल क्लास अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनने वाले होंगे, ठीक है, वो केवल बस इसके बाद वाले ही वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, इसके पहले के वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा, और केवल अवतल दर्पण द्वारा ही मिलेगा, उत्तल दर्पण का नहीं। उसके बाद वाले क्लास में देखो हो सकता है कि उसी क्लास में उत्तल दर्पण का भी पढ़ा दें, वैसे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उत्तल का बहुत कम ही चांस है पढ़ाने का। ठीक, और उसके बाद तब आप लोगों को उसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे, और उसके बाद आवर्धन क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को उसके बाद में यही बताएंगे। ठीक, तो आप चैनल के साथ बने रहिए।